Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and today we will discuss Rutherford's and Bohr's atomic models and their defects. Okay students, let's start. Rutherford's atomic model, that is discovery of nucleus. Students, after the discovery of electron, proton and neutron, एक प्रॉब्लम था उनकी पोजीशंस को लोकेट करना, एंड फॉर दैट पर्पस इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. वी विल सी द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन वन बाय वन. नंबर 1, एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑपरेटर्स डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंट. अब रदरफोर्ड ने यहाँ पर एक लेड बॉक्स यूज किया है और उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो प्लेस किया जाता है, और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो पोलोनियम और रेडियम यूज किया जाता है. देन हमारे पास एक थिन गोल्ड फॉइल है ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, एंड ये आपको जो राउंड में नज़र आ रही है ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन है, एंड इस डिफ्लेक्शन स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स जिंक सल्फाइड कोट किया हुआ है. जिंक सल्फाइड जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, और जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास करेंगी और स्क्रीन के ऊपर फॉल करेंगी तो स्क्रीन पे हमें ग्लो नज़र आएगा, जिसकी वजह से हम इन अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को नोट कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑल डायरेक्शंस में इन अल्फा पार्टिकल्स ने जो है वो डिफ्लेक्शन शो की है. ओके, Rutherford bombarded alpha particles that are helium nuclei from a radioactive element, radium or polonium, on a thin metallic gold foil of 0.00004 centimeter thickness. ओके स्टूडेंट्स, यानी बहुत ही स्मॉल थिकनेस की ये जो है गोल्ड फॉइल थी. Then he observed that alpha particles were scattered in all directions as seen by a zinc sulfide detector. Okay students, after experiment परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आई. सबसे पहले ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं. स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू पोर्शन है दिस इज डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज हमारे पास जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो ये सपोज किया जा रहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, और एज अ होल उनके ऊपर चार्ज जो है वो एक एटम के ऊपर चार्ज न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है. लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ शोइंग पॉजिटिव चार्ज, एंड ये आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया जाएगा, कोलाइड करवाया जाएगा, देन वो स्ट्रेट जो है वो पास कर जाएंगी, और देन हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स उसमें ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, बट उनमें से कुछ जो है उन्होंने ग्रेटर देन 90 एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्शन शो की है. ये देख सकते हैं आप, ग्रेटर देन 90, एंड 1 in a million जो है वो बाउंस बैक हो गए हैं और स्मॉलर देन 90 एंगल से जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं. ठीक है, तो अब हम इनको देख लेते हैं. Observations में scattering was of 3 types. Number 1, most of the alpha particles went straight to the metal foil without deflection. It means most of the portion of an atom is empty. Second observation क्या है? Some alpha particles like 1 in 20,000 were deflected away at various angles. अब वो various angles हमारे पास greater than 90 होंगे. ठीक है, इट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम. अब बेसिकली जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है. ठीक है, और वो जब फॉल करेंगे तो हमारे पास
वो भी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो आपस में रिपल्शन शो करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास ग्रेटर देन 90 एंगल पे डिफ्लेक्शन होगी। देन थर्ड टाइप की स्कैटरिंग क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in a million बाउंस्ड बैक फ्रॉम द फॉइल, ठीक है, और वो किस वजह से होगी हमारे पास कि अगर बिल्कुल सेंटर पे जाके ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, उसके बिल्कुल मिड में जो है वो अगर जाके फॉल करेंगी अल्फा पार्टिकल्स तो वो बाउंस बैक हो जाएंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो कंक्लूजन्स गैदर की गई वो ये थी, नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हमारे पास ये जो पोर्शन था पॉजिटिव स्मॉल, यानी एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज होगा, हैवी होगा, बिकॉज सारा का सारा एटम का मास जो है वो न्यूक्लियस में होता है, इस वजह से वो हैवी होगा, और पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होगा क्योंकि इसके अंदर ही तमाम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, एंड सेकेंड हमारे पास कंक्लूजन क्या है, देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पोर्शन विच सराउंड्स द न्यूक्लियस। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है आपको ऑरेंज कलर में, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं इस पूरे पोर्शन में, और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में ब्लू पोर्शन था, ये पॉजिटिव चार्ज को जो है वो शो कर रहा था पॉजिटिव चार्ज को, एंड यही ब्लू पोर्शन आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्चुअल रिजल्ट्स में नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड या डिफ्यूज्ड फॉर्म में नहीं होगा बल्कि वो इस तरह से कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, और नेगेटिवली चार्ज पोर्शन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, और इसको हम प्लेनेटरी भी कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन भी कहते हैं और प्लेनेटरी भी कहते हैं। जस्ट लाइक अ प्लैनेट में हमारे पास दरमियान में सन होता है, मिडल में सन होता है, और उसके अराउंड जो है वो प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो उसी तरीके से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो इसको प्लेनेटरी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, there is a negatively charged portion which surrounds the nucleus. This portion contains electrons and it is called extra nuclear portion or planetary, ठीक है, ये planet से निकला है। Then third conclusion is the number of protons in the nucleus is equal to the number of electrons in the planetary, ठीक है, इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल बिहेव करता है। एंड फोर्थ कंक्लूजन क्या है, the electrons revolve around the nucleus, ठीक है, एंड फिफ्थ वन, the centripetal force is equal to the electrostatic force between the nucleus and electrons। अब बेसिकली हमारे पास जो भी एटम होता है, तो एटम में हमारे पास न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वो फोर्स होती है जो किसी भी थिंग को सर्कल में मूव करने पर अलाउ करती है, ठीक है, मीन्स को उसको हेल्प करती है टू मूव इन अ सर्कल। ओके, एंड नंबर 6 कंक्लूजन, ओनली अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास तमाम न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स ऑल्दो के वो सराउंड कर रहे हैं न्यूक्लियस को, लेकिन उनका मास जो है वो इतना स्मॉल होता है कि हम एटम के मास को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मास को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंक्लूड कर भी दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम जस्ट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स का मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्रेट मूव करना इस बात की कंफर्मेशन थी कि हमारे पास जो पोर्शन है हैवी
पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन वो बहुत ही स्मॉल इन साइज है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स हैं, 3 डिफेक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रदरफोर्ड्स मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो लॉज हैं मोशन के और ग्रेविटेशन के, जो हम मोस्टली फिजिक्स में यूज़ करते हैं, तो वो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो मोस्टली न्यूट्रल बॉडीज़ पर होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल बॉडीज़ और बिगर इन साइज जो बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, बट हम यही लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन जो है वो चार्ज बॉडीज़ पर अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली रदरफोर्ड का ये जो मॉडल है ये लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, दैट्स वाई इसको हम एटम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक इसका डिफेक्ट है। सेकेंड डिफेक्ट क्या है? अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है कि जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट फिजिक्स रूल्स, उसमें क्या क्या कहा जाता है उन रूल्स में कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी होगी, ठीक है, और वो मूव करेगी इन अ सर्कल जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी, इमिट करेगी। और जब वो एनर्जी रिलीज करती जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता जा रहा है, तो उसका और न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और इवेंचुअली जब उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो वो जाके न्यूक्लियस पे फॉल कर जाएगा। और इस तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है और कोलैप्स नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो चार्ज्ड बॉडीज़ हैं इनको ड्यूरिंग मोशन एनर्जी इमिट करनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा, जाके न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। और अब सेकेंड जो है वो डिफेक्ट इसको देख लें। अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, as a result electron will move in a spiral path and will fall into the nucleus, thus whole atom would collapses, however it never happens। अब थर्ड हमारे पास डिफेक्ट क्या है? If the electron emits energy continuously, then a continuous spectrum should be formed, actually atom form line spectrum। अब स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास जो भी एनर्जी इमिट हो रही है, एटम इमिट करता है, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो हम उसको रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में वो हमें नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये है कि जो भी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में हो रही हैं, हम बाउंड्री जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एक इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनके दरमियान में हम बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली तमाम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही हैं और हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम पर देखें तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्लैक बैकग्राउंड के साथ सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे इमिशन नज़र आएगी जिन पॉइंट्स में एटम ने एनर्जी इमिट की है, ठीक है। लाइक ये तकरीबन हमारे पास 400 समथिंग 401 या 2 पे एनर्जी इमिट हो रही है, फिर आप कह लें 440 पे एनर्जी इमिट हो रही है, देन हमारे पास आप 490 पे एनर्जी इमिट हो रही है, 651 पे एनर्जी इमिट हो रही है। इस तरीके से ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे एनर्जी इमिट हो रही है। तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, ये डिस्क्रीट है, ठीक है, और इसको आप लाइन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमें इमिटेड पॉइंट्स पे एनर्जी नज़र आएगी, बाकी हमारे पास स्पेक्ट्रम ब्लैक होगा। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें जिन पॉइंट्स में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं और बाकी तमाम स्पेक्ट्रम आपको कलर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। तमाम कलर्ड स्पेक्ट्रम में
जिस जगह से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो जगह आपको ब्लैक नजर आ रही है, वहां पे ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं। तो ये भी लाइंस की फॉर्म में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो इस वजह से ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम हुआ। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बेशक इमिशन फॉर्म में हो या एब्जॉर्प्शन फॉर्म में हो, वो लाइन स्पेक्ट्रम ही होगा, एक्चुअली में वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा। तो इसको भी जो है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके स्टूडेंट्स, देन बोहर ने जो है वो एक न्यू एटॉमिक मॉडल जो है प्रपोज किया to remove the defects of Rutherford's atomic model in 1913, and he was a Danish scientist. ये बेसिकली इनकी जो प्लेस होती है उसके लिहाज से डैनिश साइंटिस्ट लिखा है, लाइक लिव्स इन डेनमार्क। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पॉइंट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल की क्या पॉइंट्स थे हमारे पास। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। Electron, number 1, electrons revolved around the nucleus in a definite energy levels. अब बोहर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस हमारे पास ये डेफिनेट एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, और उन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स को हम ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन आर डेफिनेट शेल। जब एक डेफिनेट शेल में रहेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे या गेन नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स विद इन द ऑर्बिट्स। कब होगी गेन और लॉस? ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास ये एटम है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो हमारे पास अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, गेन करेगा। ठीक है, और अगर सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं वो लो एनर्जी पर होते हैं, और जितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वो हाई एनर्जी पर होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रॉन्स तब ही एनर्जी लॉस या गेन करेंगे जब वो जंप करेंगे फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। अब नंबर 4 पॉइंट क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटम नंबर। अब वो किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करें, बेसिकली हम जो है वो क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वांटम नंबर n की बात कर रहे हैं, मीन्स के नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली n पर डिपेंड करता है, n क्वांटम नंबर पे, एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h डिवाइडेड बाय 2 पाई। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि अब मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है और वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इट हैज सम मोमेंटम, क्योंकि उसका मास है और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो मोमेंटम बन जाता है। लेकिन अगर वही पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है तो हम mv के साथ r भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1h/2 पाई होगी, और अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2h/2 पाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज करता जाएगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो nh/2 पाई के साथ साथ चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है कि हर ऑर्बिट में मूव करने के लिए डिफरेंट आपको वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और ये डिफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट ईयर लेवल पर, क्योंकि बोहर और रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट्स 9th में भी डिस्कस हो चुके हैं, बट बोहर्स का एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर में डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, और इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं
कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फाइन स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 3-dimensional motion of electrons, Zeeman effect, star effect and Heisenberg uncertainty principle। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बोहर है, बोहर ने हाइड्रोजन एटम को ये एक्सप्लेन किया था और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड और थर्ड, और फिर जब उनका स्पेक्ट्रम हमें रिसीव होता है तो वो जो है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया और दैट्स वाई बोहर ने हीलियम एटम को जो है वो स्टडी किया बट इन He+ फॉर्म, क्योंकि He+ फॉर्म में वो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है, और लिथियम को भी Li+2 फॉर्म में जो है वो स्टडी किया क्योंकि टोटल लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा तो वो भी यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। स्टूडेंट्स जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जब हम एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो लेते थे तो एटम के स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा लाइंस जो हैं वो आ जाती थी, ठीक है। उन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल। तो अब अगर हीलियम एटम है तो हीलियम में हमारे पास फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब इसको एक्साइट करवाया जाएगा, मे बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में मूव करता है एंड जो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ में मूव कर जाए, और जब डी एक्साइट हो तो वो थर्ड में मूव करे, ये डिफरेंट जगहों पे मूव कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो डिफरेंट शेल्स में मूव करें और डी एक्साइट हों और हमें डिफरेंट जो है वो लाइंस जो है रिसीव होंगी इन स्पेक्ट्रम। तो उन स्पेक्ट्रम लाइंस को एक्सप्लेन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। दैट्स वाई बोहर ने सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को जो है वो स्टडी किया। सेकंड हमारे पास जो डिफेक्ट है बोहर्स का वो ये है कि जब पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया गया, देन हमारे पास जो इंडिविजुअल लाइंस थी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम वो जो है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती थी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक सिंपल जो है हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले रहे हैं तो उसमें हमें 1 लाइन स्पेक्ट्रम में नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग पावरफुल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर तो वो हमारे पास सिंगल लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती थी। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, अभी हम सीरीज़ भी आगे फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बाल्मर सीरीज़ दिखाई गई है। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, जैसे इन्फिनिटी या 7th शेल से 6th, 5th, 4th और 3rd, इन शेल से अगर ग्राउंड स्टेट में यानी सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, डी एक्साइट होकर, तो ये हमारे पास बाल्मर सीरीज़ बनती है, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से मीन्स के इन्फिनिटी लेवल से 7, 6, 5, 4, 3 इन किसी भी एनर्जी लेवल से जब वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे फॉल करता है तो हमारे पास जो सीरीज़ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उनको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो है वो अल्फ़ा लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर्स, क्योंकि बेसिकली हाइड्रोजन के पास एक ही एटम होता है और वो फर्स्ट शेल में होता है, ठीक है, और वो अगर एक्साइट होकर किसी भी हाई एनर्जी पर जाता है तो वो डी एक्साइट होकर फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो डी एक्साइट होकर अगर सेकंड ऑर्बिट में चला जाता है तो हमारे पास बाल्मर सीरीज़ बनती हैं। तो बाल्मर सीरीज़ को जो है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है कि
थर्ड शेल से अगर सेकंड पे आएगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा लाइंस हैं, फिर हाइड्रोजन बीटा लाइंस, गामा लाइंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इन हाइड्रोजन अल्फा लाइंस को बाल्मर सीरीज में जो है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देन स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है कि ये 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोहर ने क्या सजेस्ट किया था, जस्ट लाइक ये आपको नजर आ रहा है, सैटेलाइट्स मूव करते हैं अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो बोहर भी यही कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, बट ये ट्रू नहीं था। बल्कि हमारे पास इस तरीके से 3 डायमेंशनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गेट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो एटॉमिक मॉडल है वो फ्लैट मॉडल नहीं है, ठीक है, वो एक फ्लैट मॉडल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल मॉडल है। एंड स्टूडेंट्स जो हमारे पास बोहर है वो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब हम देख लेते हैं कि ज़ीमैन एंड स्टार इफेक्ट होते क्या हैं। कि व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन इज टेकन इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर सेपरेट इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। दिस इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। स्टूडेंट्स अगर आप एक हाइड्रोजन को लेते हैं और उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मीन्स कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर जाएंगे टू हाई एनर्जी लेवल, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जब वो डी एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी एनर्जी इमिट करेंगे, तो ये जो सारा आप स्पेक्ट्रम गेन कर रहे हैं, तो इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम ये काम करते हैं, स्पेक्ट्रम को जो है वो ऑब्टेन करते हैं, तो हमारे पास सेम उसी तरीके से जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड स्टार्क इफेक्ट भी हमारे पास इसी तरीके से है। When the spectrum of excited hydrogen is taken in a strong electric field, अगर हम उसी तरीके से हाइड्रोजन को एक्साइट कर रहे हैं और फिर डी एक्साइट उसके इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और हमारे पास स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है, और ये सब काम हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, देन हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती हैं इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट एंड बोहर कैनॉट आल्सो एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर क्या कहता है, बोहर सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑर्बिट्स विद स्पेसिफिक वेलोसिटीज इन स्पेसिफिक रेडियाई। मींस कि अब इसने हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी बता दी और रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये कहता है बोहर्स के अगर फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एक स्पेसिफिक रेडियस है और उसमें मूव करने के लिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि बोथ दी क्वांटिटीज मींस के वेलोसिटी एंड रेडियस, रेडियस का मतलब है पोजीशन, क्योंकि रेडियस हमें पोजीशन बता रहा है, बोथ द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में हम दोनों चीज़ें जो है वो करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन जो है वो दी फॉर हाइड्रोजन एटम, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्दो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली, the probability of finding the electron can be determined। मीन्स कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटी जो है वो करेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, देन हम उसकी पोजीशन अगर नहीं प्रॉपरली बता सकते, पोजीशन अगर हम नहीं बता सकते, वेलोसिटी प्रॉपरली बता दी, लेकिन पोजीशन के लिए वो कह रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम एग्जैक्टली जिस तरह से ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, लाइन तो एग्जैक्टली बताती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, बट बेसिकली ये ऑर्बिट्स इस तरीके से सॉलिड लाइंस की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास इस तरीके से
प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस जगह से पे प्रेजेंट हो सकते हैं। देन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर इन हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जब मूव कर रहा है तो उसके लिए जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की गई है जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज 0.053 नैनोमीटर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट देयर आर एग्जाम क्वेश्चंस। 2018 फाइनल एग्जाम में इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। उसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल एंड डिफरेंस बिटवीन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।